A very good morning to all of you. My name is Aina Rafat. Today we are going to discuss about human resource management. In the first lecture we have already discussed कि HRM या human resource management क्या होता है, HRM practices किस तरह से हम लोग फॉलो करते हैं और HRM डिपार्टमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली HRM एक ऐसा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि जो वर्कफोर्स है उसको किस तरह से बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि उसका और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होता रहे। उसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए विल कंटिन्यू। तो पहली चीज जो हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वो है चैलेंजेस ऑफ एचआरएम। चैलेंजेस ऑफ एचआरएम क्या होते हैं पहले बता देते हैं हम आपको कि जब हम एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजर जब अपने ऑर्गेनाइजेशन में एचआरएम प्रैक्टिसेस इंश्योर करता है तो उसको काफी सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, काफी सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। उन्हीं प्रॉब्लम्स को हम लोग चैलेंजेस ऑफ एचआरएम कहते हैं। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी रहते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के भी हो सकते हैं और किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड भी हो सकते हैं। ये सारी चीजें आपकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को इफेक्ट करते हैं और आपको कहीं ना कहीं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं स्मूथ फंक्शनिंग को रोकते हैं या उनके बीच में एक हर्डल्स क्रिएट करते हैं। तो जो पहला और इंपॉर्टेंट चैलेंज जो आपके एचआर मैनेजर फेस करता है वो है एनवायरमेंटल चैलेंजेस। Environmental challenges are refers to those challenges which present outside your organizations. Yeah, they are also considered to be the external forces. एक्सटर्नल फोर्सेस के नाम से भी हम लोग को जानते हैं और ये वो चीजें होती हैं, वो चैलेंजेस होती हैं, वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर रहती हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। पहली जो चीज इंक्लूड होती है वो है रैपिड चेंजेस। रैपिड चेंजेस का मतलब है कि आपके जो एनवायरमेंट के जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है वो रैपिडली या लगातार ये बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है कि क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो एनवायरमेंट है वो उसके अंदर नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आपके कस्टमर्स के नीड्स एंड वांट्स चेंज हो रहे हैं, आपके जो सीजन है वो चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपके जो कस्टमर्स का थॉट प्रोसेस है हो रहा है, उनका बाइंग बिहेवियर चेंज हो रहा है, आपकी कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, आप लोग नया कुछ इन्वेंशन कर रहे हो, कुछ नया मार्केट में लगातार आता रहता है जिसकी आपको रैपिड चेंजेस फेस करने पड़ते हैं और हमको ये रैपिड चेंजेस है उसको उससे अपने आप को बचाने के लिए या उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या उसके लिए रेडी करने के लिए वी नीड टू इंश्योर कि हमको एक साउंड और फ्लेक्सिबल पॉलिसीज बनाएं और जहाँ पे लगातार अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करते रहें ताकि वो उन चेंजेस को वो आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें और उनको यूटिलाइज कर सकें उन चैलेंजेस की जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं उनको। ठीक है, तो ये होता है हमारा पहला जो होगा रैपिड चेंजेस। दूसरा आता है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का मतलब होता है जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनके डाइवर्स नेचर मतलब क्या हो गया कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो अलग अलग कम्युनिटी से आ रहे हैं, अलग अलग रीजन से आ रहे हैं, अलग अलग रिलीजन से आ रहे हैं, उनका थॉट प्रोसेस अलग है, उनके एजुकेशन अलग है, उनके एक्सपीरियंसेस अलग है। तो हमको ऐसी पॉलिसी डेवलप करना जो इन सबके डाइवर्स नेचर को समझती हो और उनके डाइवर्स रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करती हो, इस तरह की पॉलिसी डेवलप करना इज ऑलवेज अ चैलेंज फॉर योर मैनेजर। मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मान के चलो कि 10,000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो एज अ एचआर मैनेजर मेरा काम क्या है, पॉलिसीज बनाना। तो हमको एक ऐसी सिंगल पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो 10,000 लोगों के नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से हो, उनको सेटिस्फाई करती हो और उनको कहीं ना कहीं उनके एफिशिएंसी को एनहांस करती हो। ठीक है, तो इस तरह की पॉलिसी बनाना इज ऑलवेज अ चैलेंज फॉर योर एचआर मैनेजर। नेक्स्ट आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है गोइंग ग्लोबल। गोइंग ग्लोबल का मतलब है कि आप अब सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के अंदर या इंडिया के अंदर ही सिर्फ अपने प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर रहे हो या इंडियन ही कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, बल्कि आप ग्लोबल मार्केट पे फोकस कर रहे हो, इंटरनेशनल मार्केट पे फोकस कर रहे हो। तो जब हम इंटरनेशनल मार्केट पे फोकस करने जा रहे होते हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इंटरनेशनल लेवल पे वो किस तरह के नीड्स एंड वांट्स चाहते हैं, वो किस तरह के रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, किस तरह का लाइफस्टाइल है उनका, फिर उनको समझना और फिर उसके हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट को बनाना और फिर उसी हिसाब से प्रमोशन की टेक्निक्स अपनाना इज ऑलवेज अ चैलेंज फॉर योर मैनेजर। नेक्स्ट आती है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब है वो लीगलिटीज जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको फॉलो करनी पड़ती है, मतलब आपकी वो लीगल रिक्वायरमेंट्स, वो लीगल फॉर्मेलिटीज जो आपको फॉलो करनी पड़ती है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। नेक्स्ट आती है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जो भी आप मशीन्स, इक्विपमेंट्स, टूल्स का इस्तेमाल करने वाले हो, किस तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले हो और वो लगातार चेंज होते रहेंगे। तो आप नए चेंजेस जो आ रहे हैं आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, मशीन्स के अंदर, टूल्स के अंदर, टेक्निक्स के अंदर, उनको समझना और फिर उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना और अपने एम्प्लॉयज को उन सब चेंजेस के लिए रेडी करना इज ऑलवेज अ चैलेंज फॉर योर मैनेजर।
नेक्स्ट आती है जॉब एंड फैमिली। क्या होता है जब हम एक एम्प्लॉय की बात करते हैं तो वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन रोल्स ही नहीं प्ले कर रहा होता, बल्कि वो अपने रिलेशंस के साथ, अपनी फैमिली के साथ भी कुछ रोल्स प्ले कर रहा होता है। तो एक ऐसा वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करना जहां पे वो अपने फैमिली लेवल पे भी सेटिस्फाई फील करे, साथ ही साथ वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की लेवल पे भी सेटिस्फाई फील करे, इस तरह का वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करना इज ऑलवेज अ चैलेंज फॉर योर मैनेजर्स। नेक्स्ट आती है आपकी लैक ऑफ स्किल्स। लैक ऑफ स्किल्स का मतलब है कि आपके जो एम्प्लॉयज हम ले रहे हैं, जो एम्प्लॉयज हम हायर कर रहे हैं, जो कैंडिडेट्स हम हायर कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर जॉब करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। मतलब उनके अंदर कुछ स्किल्स की जरूरत है, कुछ एजुकेशन की जरूरत है। तो उस तरह के स्किल्स और एजुकेशन की रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना और उसको फुलफिल करने के लिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको प्रॉपर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज देना इज ऑलवेज अ चैलेंज फॉर योर मैनेजर। तो ये सब बात हो गई आपकी इन्वायरमेंटल चैलेंजेस की, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एचआर मैनेजमेंट रोजमर्रा फेस करता है। दूसरे आते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस। ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस आर दोज चैलेंजेस विच एग्जिस्ट विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन। इनको हम लोग इंटरनल चैलेंजेस भी कहते हैं या इंटरनल फोर्सेस भी कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि वो सारे चैलेंजेस, वो सारी चीजें जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? पहली चीज आती है आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कॉम्पिटिटिव पोजीशन का मतलब है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बीच में आपकी पोजीशन क्या है। डू यू हैव अ कॉम्पिटिटिव एज, डू यू हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और नॉट। और किस तरह से हम अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इंश्योर कर सकते हैं, किस तरह से कॉम्पिटिटिव एज अचीव कर सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड करना और उसके लिए पॉलिसीज बनाना इज ऑलवेज अ चैलेंज फॉर योर मैनेजर। नेक्स्ट आती है फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब हम फ्लेक्सिबल हो जाएं, मतलब जो भी चेंजेस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं विद इन हो, चाहे वो आउटसाइड की वजह से हो, उन सारे चेंजेस को आसानी से इम्प्लीमेंट कर पाएं, उस सारे चेंजेस के हिसाब से अपनी पॉलिसीज को, प्रोसीजर्स को, अपने ऑपरेशंस को चेंज कर पाएं। वो भी काफी बड़ा चैलेंज होता है आपके मैनेजर्स के लिए। नेक्स्ट आती है ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग। ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग कब जरूरत होती है? जब हम कोई नया चीज को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो, कुछ नया चेंज लेके आ रहे हो, ठीक है। तो हम जब ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे होते हैं तो मतलब क्या है कि हम अपनी, पहले हम लेबर इंसेंटिव थे, पहले हम लेबर्स का इस्तेमाल करके, लोगों का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन कर रहे थे, पर अब हम कैपिटल इंसेंटिव हो गए हैं या मशीन हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम मशीन्स का इस्तेमाल करके, हम टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन करेंगे। तब ऐसा क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, स्ट्रक्चरिंग हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की। तो पूरी जब हम रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे होते हैं तो हमें पूरा नए तरीके से स्टार्ट करना पड़ता है, हमें नई तरीके की पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, नए तरीके का रिवॉर्ड सिस्टम इंश्योर करना पड़ेगा, अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को ट्रेन करना पड़ेगा, उनको एजुकेट करना पड़ेगा, उनको गाइड करना पड़ेगा, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये इतना बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, बहुत लेंथी प्रोसीजर होता है और प्रॉपर रिस्ट्रक्चरिंग के लिए बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी लगते हैं और बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज का रिक्वायरमेंट भी होता है, जो कि अगेन आपके मैनेजर्स के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। नेक्स्ट आता है इशू ऑफ डाउन साइजिंग। इशू ऑफ डाउन साइजिंग का मतलब होता है, डाउन साइजिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप नंबर ऑफ वर्कफोर्स को कम कर रहे हो, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कफोर्स को कम करने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। मे बी हम उनको एक जहाँ पे एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर दें, या मे बी हम उनको हम रिटायर कर दें, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम इंश्योर कर दें, या हम मे बी उनको सिंपली ले ऑफ कर दें। तो इन सब केसेस में हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे एम्प्लॉयज को एक्सपेक्टेशन तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है हमारे एम्प्लॉयज को अच्छा नहीं लग रहा, या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। तो एक ये चीजें इंश्योर करना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कफोर्स को कम करना इज ऑलवेज अ चैलेंज फॉर योर मैनेजर्स। नेक्स्ट आती है एक्सरसाइज ऑफ सेल्फ मैनेज टीम। मतलब क्या हो रहा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टीम बनती है एक पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए, टाइमली अचीव करने के लिए। वी क्रिएट टीम्स। टीम इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू अटेन अ सर्टेन कॉमन ऑब्जेक्टिव। किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल बनाते हैं, जो कि डेलिबरेटली बनाया जाता है आपके मैनेजमेंट के थ्रू। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब हम कह रहे हैं कि हम ऐसा ग्रुप ऑफ बनाएंगे, एक ऐसा टीम बनाएंगे जो कि सेल्फ मैनेज कर रहा हो। सेल्फ मैनेज का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो काम उसको बताया जाएगा, जो टास्क को असाइन किया जाएगा, उस टास्क को अचीव करने के लिए वो खुद ब खुद मेहनत करेगा। वो खुद अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेगा, अपने परफॉर्मेंस को मेजर करेगा, अपने आप को कंट्रोल करेगा, अपने आप को डायरेक्ट करेगा और खुद डिसाइड करेगा कि उसको कैसे उस पर्टिकुलर टास्क को, उस पर्टिकुलर काम को अचीव करना है। तो इस तरह का गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जनरेट करना, सेल्फ मैनेज्ड बिहेवियर जनरेट करना अमंग योर एम्प्लॉइज इज ऑलवेज अ टास्क फॉर योर, या इज ऑलवेज अ चैलेंज फॉर योर मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ सूटेबल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट। मतलब एनवायरमेंट का
मतलब है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, वो किस तरह का है, वो कितना हार्मोनियस है, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, आपके एम्प्लॉयज कितना सेटिस्फाइड कर रहे हैं, वर्किंग कल्चर किस तरह का है, आपके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का रिलेशनशिप किस तरह का है, आपका कम्युनिकेशन पैटर्न किस तरह का फॉलो हो रहा है, आप लोग किस तरह का स्केलर चेन स्पैन ऑफ कंट्रोल फॉलो कर रहे हो, ये सब चीजें आपके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का पार्ट है। ठीक है, तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पॉजिटिव, एक सुटेबल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर डेवलप करना इज ऑलवेज अ चैलेंज फॉर योर मैनेजर। ये हो गए आपके ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस। नेक्स्ट आता है आपका इंडिविजुअल चैलेंजेस। इंडिविजुअल चैलेंजेस वो चैलेंजेस होते हैं जो कि आप इंडिविजुअल लेवल पे या किसी एक एम्प्लॉय के लेवल पे फेस करते हो। मतलब क्या हुआ इसका कि हम जब कोई स्पेसिफिकली किसी एक इंडिविजुअल की वजह से कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं, हमारे किसी एक इंडिविजुअल की वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी इफेक्ट हो रही है, उसको हम लोग इंडिविजुअल चैलेंजेस कहेंगे। इसके अंदर इंक्लूड होता है, पहला जो चीज आती है वो आता है एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी। किसी इंडिविजुअल को हमने हायर किया, उस इंडिविजुअल को हायर करने के बाद उसकी प्रोडक्टिविटी वो कम आ रही है, मतलब वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, मे बी उसके पास स्किल्स नहीं है, मे बी वो काम करने के लिए मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा, मे बी वो बिजी है। इस तरह की जो चीजें आती हैं जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम होती है, मतलब वो कम देर काम कर रहा है, कम आउटपुट जनरेट करके दे रहा है, तो वो आपकी कहीं ना कहीं आपकी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो पहली जो चीज आती है वो आती है एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को काफी हद तक के इन्फ्लुएंस करती है, और किसी भी एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज करना, प्रोडक्टिविटी इनहांस करना इज अ जॉब ऑफ योर मैनेजमेंट, और वो चीज कहीं ना कहीं चैलेंज बन जाती है आपकी मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट चीज आती है एम्प्लॉय का एम्पावरमेंट का मतलब है कि हम उसको पावर दे रहे हैं, पावर टू टेक डिसीजंस, टू अ पर्टिकुलर टास्क, टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। अब क्या हो रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी उनको पावर डेलीगेट करते हैं, पावर अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं, तो उसका वो गलत फायदा उठाने लगते हैं, उसको वो एक्सप्लॉइट करने लगते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, क्या कहीं ना कहीं जब हम अपनी तानाशाही चलाएंगे, अपनी अथॉरिटी दिखाएंगे या उस अपने पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं सफर जरूर करेगी। ठीक है, तो अपना क्या, मेरा एज ए मैनेजमेंट क्या काम है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको जो पावर मिला है वो पावर का गलत इस्तेमाल ना करें, उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की और अपने जो इंडिविजुअल गोल्स हैं उनको प्रॉपरली अचीव करें। नेक्स्ट आती है एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टर्नओवर, अक्सर हम लोग टर्नओवर से, प्रोडक्शन के टर्नओवर से कंफ्यूज हो जाते हैं टर्नओवर वर्ड में। ठीक है, प्रोडक्शन टर्नओवर में बात करी जाती है कितना हम आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। जब हम एम्प्लॉय टर्नओवर की बात कर रहे हैं तो ये एक नेगेटिव टर्म है, जहां पे आपका एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के किसी और ऑर्गेनाइजेशन में स्विच कर जाता है। ठीक है, आपने किसी एम्प्लॉय को हायर किया, उसको ट्रेनिंग दी, उसको डेवलपमेंट दिया, उसको अंदर एक सेटिस्फैक्शन लेवल इंश्योर किया, और फिर वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चला गया, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपकी ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगी। ठीक है, एक अच्छे एम्प्लॉय को खोना इज ऑलवेज अ बिग लॉस फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। अब इस तरह के लॉसेस को ओवरकम करने के लिए वी नीड टू डेवलप दोस पॉलिसीज जहां पे एम्प्लॉयज रिटेन करें, उनका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करें, और वो ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करें, ज्यादा कमिटेड फील करें टुवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह की पॉलिसीज और इस तरह के प्रोसेसेस बनाना इज ऑलवेज अ चैलेंज फॉर योर मैनेजमेंट। नेक्स्ट आती है एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब आप अपने एम्प्लॉयज के अंदर एक जनरेट कर रहे हो, एक ये चीज इंश्योर कर रहे हो कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपकी सोशल इंटरेस्ट के लिए काम करें। मतलब जो भी वो काम कर रहे हैं वो एथिकल हो, अच्छा हो। साथ ही साथ ये भी चीज इंश्योर कर रहे हैं कि जो वो काम कर रहे हैं उसकी वजह से किसी ह्यूमन को, किसी और इंडिविजुअल को कोई नुकसान ना हो। इस तरह की चीजें इंश्योर करना इज ऑलवेज अ चैलेंज फॉर योर मैनेजमेंट। नेक्स्ट आती है जॉब इनसिक्योरिटीज। आपका जो एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको काफी सारी इनसिक्योरिटीज, काफी सारी सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। काफी बार वो इनसिक्योर हो जाते हैं अपनी जॉब को लेके, अपनी परफॉर्मेंस को लेके। तो उनकी सारी जो इनसिक्योरिटीज है उनको समझना और उनको दूर करना आपके मैनेजमेंट का काम है, और ये चीजें अच्छे से करना बहुत जरूरी होता है। अगर वो अच्छे से नहीं होगी, अगर आपका एम्प्लॉय सिक्योर फील नहीं करेगा, अच्छा फील नहीं करेगा, पॉजिटिव फील नहीं करेगा, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कभी कमिटेड फील नहीं होगा, कभी भी उसका सेटिस्फैक्शन लेवल एनहांस नहीं होगा, कभी भी उसकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज नहीं होगी। ठीक है, तो इस सब चीजों को इंश्योर करने के लिए आपकी मैनेजमेंट को अलग अलग पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं, अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं, अलग अलग चीजें यूज करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो एम्प्लॉयज हैं उनका जॉब सिक्योरिटीज इंश्योर हो और जॉब इनसिक्योरिटीज रिमूव हो।
नेक्स्ट आती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है मैचिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है, पहले तो हम ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करें और किस तरह का वर्कफोर्स को चाहिए वो आइडेंटिफाई करें और उसको सही इंडिविजुअल को हायर करें और सही इंडिविजुअल को सही काम असाइन करें इज ऑलवेज अ चैलेंज। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो आपके एचआर मैनेजमेंट रोजमर्रा फेस करता है। ठीक है, कि मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट्स है उसको मैचिंग कैंडिडेट प्रोवाइड करना, ठीक है, इज ऑलवेज अ चैलेंज फॉर योर मैनेजमेंट। तो ये थे आपके 3 बेसिक से या 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस जो आपका एचआर मैनेजमेंट रोजमर्रा फेस करता है। पहला आपका इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जो आपके एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर रहते हैं। दूसरा आपका ऑर्गेनाइजेशन चैलेंजेस जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फोर्सेस होती हैं। तीसरा आपका इंडिविजुअल चैलेंजेस जो आपके इंडिविजुअल की वजह से, आपके पर्टिकुलर एम्प्लॉय की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उनको हम लोग इंडिविजुअल चैलेंजेस कहते हैं। आई होप कि आपको चैलेंजेस ऑफ एचआरएम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट पर्सनल मैनेजमेंट एंड एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है। एचआरएम और पर्सनल मैनेजमेंट से अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको अक्सर लगता है कि पर्सनल मैनेजमेंट और एचआरएम में है क्या डिफरेंस। ठीक है, उसी डिफरेंस को, उसी कंफ्यूजन को आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि हम उसको क्लियर कर सकें। तो पर्सनल मैनेजमेंट और एचआरएम दोनों ही काफी सिमिलर से कंसेप्ट हैं, दोनों ही मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स हैं, दोनों ही मैनेजमेंट का पार्ट हैं। दोनों के अंदर ही हम लोग वर्कफोर्स का ही बात कर रहे होते हैं, वर्कफोर्स को यूटिलाइज करने की बात कर रहे होते हैं। पर पर्सनल मैनेजमेंट एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट है जहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयज को एज अ मशीन्स की तरह देखते थे, जहाँ पे हम लोग देखते थे कि एम्प्लॉयज एक मशीन है, एक कॉकपिट्स हैं, बस उनको हम लोग पैसा देंगे और उनसे काम करवाएंगे तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का काम करते रहेंगे। पर वहीं आपका जो एचआरएम का कंसेप्ट था, जब हमारे बिहेवियरल साइंसेस का कंसेप्ट लॉन्च हुआ, जब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हम लोगों ने लॉन्च किया, तब हम लोग ने एचआरएम के कंसेप्ट को इनिशिएट किया, जहाँ पे आपके जो एम्प्लॉयज थे वो एज अ मशीन ना देखे, हम लोग एज अ इंडिविजुअल देखते थे। हम लोग देखते थे कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनके भी कुछ फीलिंग्स हैं, कुछ इमोशंस हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस इंश्योर करना चाहते हैं तो उन फीलिंग्स और उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे। अगर वो सेटिस्फाइड फील करेंगे, अगर हमारे एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड फील करेंगे तो वो ऑब्वियसली वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी कमिटेड होंगे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी में ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं दोनों में बेसिक डिफरेंस यही होता है। तो इसी को हम लोग आगे थोड़ा चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया है हमने। तो चार्ट को हमने जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट पार्ट शोज द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। बेसिस ऑफ कंपैरिजन में बताएंगे किस बेसिस पे हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं बिटवीन पर्सनल मैनेजमेंट एंड एचआरएम। तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट मीनिंग। तो पर्सनल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि इट इज द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट दैट इज कंसर्न्ड विथ द वर्कफोर्स एंड देयर रिलेशनशिप विद द एंटिटी इज नोन एज पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट एक एस्पेक्ट है मैनेजमेंट का जहां पे हम लोग देखते हैं, वील टॉक अबाउट वर्कफोर्स एंड देयर रिलेशनशिप विद द एंटिटी। एंटिटी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन एंड फर्म। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि एक वर्कफोर्स ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हैं वो कैसे काम करें और उनका क्या रिलेशनशिप है हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट से। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो द ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट दैट फोकसेस ऑन द इफेक्टिव यूज ऑफ मैन पावर ऑफ एन एंटिटी टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो एचआरएम क्या है या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? एचआरएम एक ऐसा कंसेप्ट है मैनेजमेंट का जहां पे हम लोग देखते हैं कि हमारे वर्कफोर्स यानी कि जो हमारे मैन पावर है, जो एम्प्लॉयज हैं, उसका हम लोग किस तरह से बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइज कर सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज को बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो आसानी से और टाइमली अचीव होते रहें। ठीक, अब आपको समझ में आ रहा होगा दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। पहला क्या बात कर रहा था? पहला बात कर रहा था कि हमारे वर्कफोर्स के बारे में देखेंगे और वर्कफोर्स का क्या रिलेशनशिप है हमारे एम्प्लॉयज, हमारे मैनेजमेंट से, उसके बारे में देखेंगे। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि यानी कि एचआरएम क्या कह रहा है? एचआरएम कह रहा है कि हम किस तरह से उनको इफेक्टिवली यूटिलाइज करें ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस इंश्योर हो और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो आसानी से अचीव होता रहे। ठीक, नेक्स्ट सब बेसिक ऑफ कंपैरिजन आता है अप्रोच। जो पर्सनल मैनेजमेंट है वो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, एक कन्वेंशनल अप्रोच है जो कि पहले के टाइम में हम लोग यूज करते थे। ठीक, दूसरा यानी कि एचआरएम हमारा मॉडर्न अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच मतलब जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस है वहां पे हम लोग एचआरएम के कंसेप्ट्स को लॉन्च करते हैं, कंसेप्ट्स को यूज करते हैं ताकि हमारे एचआर है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन हो सके। नेक्स्ट आती है थर्ड बेसिक ऑफ कंपैरिजन है ट्रीटमेंट ऑफ मैन पावर का मतलब है किस तरह से हम लोग अपने मैन पावर को, अपने एम्प्लॉयज को ट्रीट कर रहे हैं।
ठीक। पर्सनल मैनेजमेंट आपके मैन पावर्स को, एम्प्लॉयज को एज ए मशीन्स और एज ए टूल्स की तरह जो है ट्रीट करता था। मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बस वो मशीन की तरह ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, बस उनके जो उनके इकोनॉमिकल नीड्स को देखता था, समझता था, उनको पैसा देता था प्रॉपर, पर उनके साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स को, उनके सोशल रिक्वायरमेंट्स को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर देता था, कहीं ना कहीं इग्नोर कर देता था। पर जब हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहां पर आपके जो मैन पावर है उसको हम लोग एसेट की तरह, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरह ऑर्गेनाइजेशन के देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि अगर एम्प्लॉय खुश है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ही अच्छी हो जाएगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहा है बहुत इफेक्टिवली और बहुत एफिशिएंटली। अगर हमारे एम्प्लॉय खुश नहीं है तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की भी इफेक्टिवनेस कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होगी, कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। नेक्स्ट आती है टाइप ऑफ फंक्शन। तो आपका जो पर्सनल मैनेजमेंट है वो एक रूटीन फंक्शन है। रूटीन का मतलब है एक रोजमर्रा होने वाली कोई चीज, कोई रोजमर्रा या डेली जॉब जिसको हम कहते हैं उसको हम लोग कहेंगे रूटीन फंक्शन है। और आपका जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो स्ट्रैटेजिक फंक्शन है। स्ट्रैटेजिक क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पहले से कुछ प्री प्लान्स बना के रखते हैं, कुछ स्ट्रैटेजी बना के रखते हैं ताकि हम अपने एम्प्लॉयज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकें और उनके कैपेबिलिटीज, उनकी कॉम्पिटेंसीज को इन्हांस कर सकें और उनके कैपेबिलिटीज और उनकी कॉम्पिटेंसी के थ्रू अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस इंश्योर कर सकें। नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट बेसिक ऑफ कंपैरिजन आता है बेसिस ऑफ पे। मतलब किस तरह से हम उनको पेमेंट दे रहे हैं, किस तरह से उनके कामों का हर्जाना दे रहे हैं या रिवॉर्ड दे रहे हैं। आपको जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात कर, पर्सनल मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो वहां पे जॉब इवैल्यूएशन होता है। मतलब हम जो भी जॉब है उसमें कितना काम हो रहा है, किस तरह की कॉम्प्लेक्स काम है, सिंपल काम है, किस तरह के रोल्स हो रहे हैं, किस तरह का टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल हो रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। जब HRM की बात करते हैं तो वहां पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है। हम लोग देखते हैं कि एक एम्प्लॉय किस तरह का काम कर रहा है, एम्प्लॉय कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है, और अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो हम उसको ज्यादा पेमेंट देंगे। जो एम्प्लॉय में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ना कुछ कम कर रहा है, तो हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे और उससे इंश्योर कोशिश करेंगे कि वो नेक्स्ट टाइम ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आप जैसे अभी हम लोग बात करते हैं, अभी अगर करंट सिनेरियो की बात करो तो यहाँ पे जब सेल्स हम लोग करते हैं तो सेल्स में क्या होता है, हम ये नहीं देखते कि सेल्स का कुछ फिक्स सैलरी होती है, वो तो होती है, साथ में हम लोग को कुछ इंसेंटिव्स देते हैं। इंसेंटिव्स क्यों दिए जाते हैं, इंसेंटिव दिए जाते होंगे परफॉर्मेंस की बेसिस पे। अगर कोई एम्प्लॉय ज्यादा सेल्स करके लेके आता है, ज्यादा अच्छे से सेल्स करता है या सेल्स टारगेट को ज्यादा जल्दी अचीव करता है, तो हम लोग उसको कुछ इंसेंटिव देते हैं, कुछ सैलरी के अलावा कुछ और पैसे देते हैं। ये आपके परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का ही पार्ट है, जहाँ पे हम लोग परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करके उनको उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से ही पैसा दिया जा रहा है। लास्ट आता है मैनेजमेंट रोल। जो लास्ट बेसिस ऑफ कंपैरिजन है वो है मैनेजमेंट का रोल। आपका जो पर्सनल मैनेजमेंट है वो ट्रांसैक्शनल रोल करता है। ट्रांसैक्शनल का रोल मतलब क्या है, पहले तो बता देते हैं यहाँ मैनेजमेंट का क्या मतलब है। मैनेजमेंट से यहाँ मतलब आ रहा है टॉप मैनेजमेंट की, जो पॉलिसीज बनाती है, जो एम सेट करती है, वो उस मैनेजमेंट की बात हो रही है। ठीक, तो ट्रांसैक्शनल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आपको टॉप मैनेजमेंट सिर्फ ट्रांसैक्ट कर रही है, मतलब बता रही है आपको वो टास्क, आपको वो काम, आपको वो पॉलिसीज बना के दे रही है, और एज ए इंडिविजुअल, एज ए एम्प्लॉय मेरा काम है सिर्फ उनको फॉलो करना, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। ठीक, HRM में क्या हो रहा है, HRM में ट्रांसफॉर्मेशनल का रोल प्ले कर रही है। ट्रांसफॉर्मेशनल का मतलब क्या है, हम एम्प्लॉयज के अंदर कुछ डेवलप कर रहे हैं, कुछ नया लेके आ रहे हैं, कुछ इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक, जब हम लोग ट्रांसैक्शनल रोल की बात कर रहे थे तो यहाँ पे सिर्फ ट्रांसैक्शन होते बताया जा रहा था। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम उसके अंदर चेंजेस भी लेके आ रहे हैं, हमको कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट भी लेके आ रहे हैं। ठीक है, इम्प्रूवमेंट जब लेके आएंगे तो उनकी ऑब्वियसली हमारी एम्प्लॉयज की कॉम्पिटेंसीज, कैपेबिलिटीज एनहांस होंगी, इम्प्रूव करेंगी, और वो अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे भी अपने गोल्स को अचीव कर पाएगा, साथ ही साथ वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी अच्छे से और इफेक्टिवली काम कर पाएगा। तो ये थे बेसिक डिफरेंस बिटवीन पर्सनल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आई होप कि आपको इन दोनों चीजों का डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट कम्युनिकेशन। आपका जो बेसिस ऑफ कंपैरिजन है, अभी तक जो उन्होंने बात करी वो आई होप कि आप लोग क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट जो हमारा बेसिस ऑफ कंपैरिजन है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपके जो हम लोग कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय से, कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, आपकी मैनेजमेंट आपके एम्प्लॉय से कैसे कम्युनिकेट कर रही है। तो पर्सनल मैनेजमेंट में जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत इनडायरेक्ट होता है।
इनडायरेक्ट क्यों हो रहा है? मतलब हमको अगर टॉप मैनेजमेंट की कुछ पॉलिसीज अच्छी नहीं लग रही है, कुछ प्रोसीजर अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम डायरेक्टली जाकर वो टॉप मैनेजमेंट से बात नहीं कर सकते। हमको क्या करना पड़ेगा? हमको एक पूरा चेन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करनी पड़ेगी। हमको पहले अपने सुपीरियर को बताना पड़ेगा, फिर मेरा सुपीरियर अपने सुपीरियर को बताएगा, फिर वो दूसरे सुपीरियर को बताएगा, फिर वो जाके टॉप मैनेजमेंट को बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा चेन ऑफ कम्युनिकेशन होती है जो कि हमें फॉलो करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन काफी डिले कर जाता है और काफी इनडायरेक्ट होता है। नेक्स्ट जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, वहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत डायरेक्ट होता है। मतलब हमें अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से प्रॉब्लम है तो हम डायरेक्टली जाकर उसको बात कर सकते हैं, डायरेक्टली जाकर उससे बता सकते हैं कि हमें यहाँ पे दिक्कत आ रही है, और डायरेक्टली हम उनसे अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, जब हमारा कम्युनिकेशन डायरेक्ट होता है तो चीजें ज्यादा अच्छी होती हैं, ज्यादा ईजी होती हैं, ज्यादा कन्वीनियंट होती हैं, ज्यादा ओपन होती हैं। लास्ट आता है लेबर मैनेजमेंट। किस तरह से हमने वर्कफोर्स को, किस तरह से लेबर को हम लोग मैनेज कर रहे हैं। जो लेवल सबसे जो लोवेस्ट हमारा मैनेजमेंट होता है, जहाँ पे वर्क एग्जीक्यूट करते हैं लोग, उस लेवल को हम लोग किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, उनके बारे में बात होती है। जो पर्सनल मैनेजमेंट है, वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम लोग इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट करते हैं। मतलब क्या है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग कॉन्ट्रैक्ट से मतलब है कि हम लोग एक जैसा कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और वो सब इम्प्लीमेंट हो जाए। पर जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम लोग अलग अलग लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, अलग अलग तरीके के रेगुलेशन आते हैं, ताकि हम उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इंश्योर कर सकें। नेक्स्ट आती है मैनेजमेंट का एक्शंस। तो आपको जो पर्सनल मैनेजमेंट है उसको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रोसीजर्स है जो फॉलो करता है मैनेजमेंट, सेट ऑफ फंक्शंस है जो फॉलो करता है मैनेजमेंट, ताकि हमारा और वो हर एक सिचुएशन में, हर एक रिक्वायरमेंट में वही सेम रहते हैं। मतलब हमने कुछ प्रिंसिपल्स बना दिए हैं, कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं, तो वो हर एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग एक्शंस बना दिए, अलग अलग प्रोसीजर्स बना दिए, तो हर एक सिचुएशन में वही सेम प्रोसीजर्स फॉलो होंगे। ठीक है, चेंजेस नहीं होंगे। पर जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहां पे मैनेजमेंट एक्शंस जो है वो बिजनेस हिसाब से चेंज हो रहते हैं। मतलब अगर हम अभी बहुत प्रॉफिट में काम कर रहे हैं तो हमारे जो एक्शंस होंगे, हमारा जो काम करने का तरीका होगा वो एक अलग होगा। जब हम क्राइसिस के टाइम में होंगे तो हमारा मैनेजमेंट करने का तरीका, हमारा काम करने का तरीका अलग होगा। अगर हमारे एम्प्लॉयज अच्छा है तो हमारा मैनेज करने का तरीका, काम करने का तरीका अलग होगा। अगर हमारे एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने मैनेजमेंट तरीके को कहीं ना कहीं चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट का तरीका हम लोग अपनाते हैं, मैनेजमेंट के जो एक्शंस अपनाते हैं, प्रोसीजर्स जो अपनाते हैं, काफी फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, जो पर्सनल मैनेजमेंट था वहां पे जो मैनेजमेंट एक्शन थे वो काफी रिजिड थे, चेंजेस नहीं हो रहे थे। पर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वहां पे मैनेजमेंट के एक्शंस काफी बिजनेस के नीड्स के हिसाब से हैं, काफी फ्लेक्सिबल हैं, काफी चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट आती है डिसीजन मेकिंग। पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है वो काफी स्लो है। स्लो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन डायरेक्ट है। हमारे तक के प्रॉब्लम आते आते काफी लंबा प्रोसीजर होता है, फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना, फिर सोल्यूशन को पर्टिकुलर एम्प्लॉय तक पहुंचाना काफी टाइम लगता है, काफी डिले करता है और स्लो हो जाता है डिसीजन मेकिंग। हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर कम्युनिकेशन एकदम डायरेक्ट होता है। हम डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम लेकर जा सकते हैं और एट प्रॉन्टो हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर डिसीजन मेकिंग जो होती है वो काफी फास्ट होती है, काफी क्विक होती है। नेक्स्ट आती है जॉब। आप जॉब डिजाइन किस तरह का होता है, किस तरह से आप लोगों को काम असाइन करते हो। पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं। मतलब अलग अलग लेबर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग फंक्शन एरियाज में, अलग टास्क आप डिवाइड कर देते हैं और उनको काम असाइन करके उनसे करवा लेते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वहां पे हम लोग एज अ ग्रुप, एज अ टीम काम करते हैं। हम लोग जॉब डिजाइन जब करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक अच्छा सा ग्रुप फॉर्म करेंगे, उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, उनके सोशल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से अलग अलग ग्रुप बनाएंगे, अलग अलग टीम बनाएंगे और उन टीम को, उन ग्रुप को पर्टिकुलर टास्क को, पर्टिकुलर काम असाइन करेंगे और उनसे काम निकलवाएंगे। लास्ट चीज आती है फोकस। तो पर्सनल मैनेजमेंट का जो मेन फोकस होता है वो है प्राइमरीली फोकस इज ऑन मुंडेन एक्टिविटीज। मुंडेन एक्टिविटीज का मतलब है रूटीन जॉब के ऊपर फोकस करता है, रोजमर्रा के कामों पर फोकस कर रहा होता है, लाइक एम्प्लॉय हायरिंग, रेम्यूनरेटिंग, ट्रेनिंग एंड हार्मनी। पर जब हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वो ट्रीट करता है मैन पावर को ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यूएबल एसेट विच नीड टू बी वैल्यूड, यूज्ड एंड प्रिजर्व्ड। ठीक है, तो अब पर्सनल मैनेजमेंट है, पर्सनल
मैंने जो एम्प्लॉयज हैं वो उनको एज रूटीन की तरह जज करता है, बस उनको हायर करेगा, उनको रेम्यूनरेट करेगा, उनको ट्रेन करेगा और ये इंश्योर करेगा कि वो पर्टिकुलर टास्क को टाइमली और ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से कंप्लीट कर लें। पर जब हम एचआरएम की बात करते हैं तो एचआर कोशिश करेगा कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो एक वैल्यूएबल एसेट हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनको हमको वैल्यू करने की ज़रूरत है, उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करने की ज़रूरत है और उनको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। प्रिजर्व का मतलब है रिटेन करने की ज़रूरत है। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस बिटवीन पर्सनल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आई होप कि आपको ये सारे के सारे डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। पहले के जो छह प्रिंसिपल्स बताए थे, 6 बेसिस ऑफ कंपैरिजन बताए थे, उसमें आपका सारी चीजें थी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रोजमर्रा इफेक्ट करती हैं। बाकी के नेक्स्ट जो स्टेप में उसमें हमने डिस्कस किया अबाउट कि आपका जो एम्प्लॉयज हैं उनके नीड्स एंड वांट किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं दोनों टाइप ऑफ मैनेजमेंट में, और किस तरह से आपकी मैनेजमेंट अलग अलग तरीके अपना के अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई फील कराती है। पर्सनल मैनेजमेंट अगेन काफी ट्रेडिशनल कंसेप्ट है, जहाँ पे आपके एम्प्लॉयज को हम लोग एज ए मशीन की तरह ट्रीट कर रहे थे। आपका जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो काफी न्यूअर कंसेप्ट है, काफी मॉडर्न कंसेप्ट है, जहाँ पे हम लोग अपने एम्प्लॉयज को एज अ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रीट करते हैं। हमारे जितनी पॉलिसीज बनती है, जितने भी प्रोसीजर्स बनते हैं, वो काफी हद तक के हमारे एम्प्लॉय के सराउंडिंग में ही, हमारे एम्प्लॉय के अराउंड ही रिवॉल्व करती हैं। अगर हम अपना एम्प्लॉय सेटिस्फाई फील करेगा तो ऑब्वियसली वो हमारे फील करेगा और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो भी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आई होप कि आपको एचआरएम की चैलेंजेस एंड बेसिक डिफरेंस बिटवीन एचआरएम एंड पर्सनल मैनेजमेंट क्लियर हो गया हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास। हैव अ नाइस डे।